ऑपरेशन अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार के पास इतना भारी पुलिस बल था, इसके बावजूद अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। यह पंजाब पुलिस की खुफिया नाकामी को दिखाता है। पुलिस के 80,000 जवान क्या कर रहे थे? पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल रहा है। वहीं कोर्ट ने पंजाब सरकार से मामले में स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने बताया कि अमृतपाल के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है। अब इस मामले में 4 दिन बाद यानी 25 मार्च को सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत को लेकर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। अब कोर्ट ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 24 मार्च रखी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि जांच एजेंसी के पास आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 दिन है और यदि सिसोदिया बाहर आते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। सीबीआई के वकील ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया की तरफ से बार बार फोन बदला जाना कोई निष्कपट कृत्य नहीं, बल्कि साक्ष्य मिटाने के लिए किया गया है। वहीं सिसोदिया के वकील ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम ने जांच में सहयोग किया है और उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। लंदन में भारत के लोकतंत्र पर अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी घिरे हुए हैं। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। उधर आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अब राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि शहजादा नवाब बनना चाहता है और नवाब बनने के लिए शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगनी ही पड़ेगी, हम मंगवा कर रहेंगे। संबित पात्रा ने आगे कहा कि राहुल को राफेल केस में भी माफी मांगनी पड़ी थी और आज उन्हें संसद के पटल पर भी माफी मांगनी पड़ेगी। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए और जो राहुल गांधी ने लंदन में किया वो ठीक नहीं है। आज के मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया और अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अमृतपाल की गिरफ्तारी की कवायद के बीच पंजाब सरकार ने आज कुछ जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल की है, तो राज्य के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वॉइस कॉल को छोड़कर सभी मोबाइल इंटरनेट सर्विस, सभी SMS सर्विस और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं बंद कर दी गई हैं और तरनतारन, मोगा, फिरोजपुर और संगरूर में 23 मार्च दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि शनिवार को अमृतपाल सिंह के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई के बाद से लेकर अब तक उसके 114 सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देश में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 23 आतंकियों की पहचान की गई है। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में यह जानकारी दी और कहा कि इन आतंकियों की पहचान वर्ष 2022 से लेकर अब तक इस अधिनियम के तहत की गई है और उनके नाम गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम की 4थी अनुसूची में जोड़े गए हैं। इसके अलावा नित्यानंद राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा में 2018 से 28 फरवरी 2023 तक कुल 175 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। वहीं राज्य में 328 नक्सली मारे गए और 345 नागरिकों की भी जान गई। लंदन के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ की। इसको लेकर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका की दूतावास प्रमुख को विदेश मंत्रालय ने बुलाकर आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने को भी कहा। साथ ही भारत ने अमेरिका में मौजूद भारतीय दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। ऐसे घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने का भी आग्रह किया है। भारत की इस प्रतिक्रिया के बाद व्हाइट हाउस ने इस घटना की निंदा की है। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में तोड़फोड़ बिल्कुल अस्वीकार्य है और अमेरिका द्वारा इसकी निंदा की जाती है। अमेरिकी मीडिया ने अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की तारीफें शुरू कर दी है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे अपने लेख में वॉल्टर रसेल मिड ने बीजेपी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया है। वॉल्टर रसेल मिड ने अपने लेख में कहा कि इसे किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता है।
जर्नल में कहा गया कि 2014 और 19 में लगातार जीत के बाद बीजेपी भी 2024 में फिर से जीत की ओर बढ़ रही है। भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस जर्नल में कहा गया है कि आने वाले समय में बीजेपी भारत में तेजी से अपना दबदबा बनाएगी। इसकी मदद के बिना चीन की बढ़ती ताकत को रोकने में अमेरिकी प्रयास फेल हो जाएंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण का 37% कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने दिसंबर 2024 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कनेक्टिंग देवभूमि टैग के साथ इस प्रोजेक्ट की ताजा अपडेट जारी की है और बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 125 किलोमीटर लंबी है। इसमें कुल 12 रेलवे स्टेशन है। रेल लाइन में 17 मुख्य टनल का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 8 टनल का काम पूरा हो चुका है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार इसमें 95 किलोमीटर हिस्सा टनल में होगा। इसके तहत 3 रेल पुल, 3 सड़क पुल और 15 छोटे पुल बनाने का काम पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2024 तक इस रेल लाइन से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल संचालन शुरू हो जाएगा। गूगल, ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब एक और दिग्गज इंटरनेशनल कंपनी स्टारबक्स ने भी एक भारतीय को अपना सीईओ चुना है। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन ने आधिकारिक तौर पर स्टारबक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही वह उन वैश्विक व्यापारिक नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जो बहुराष्ट्रीय निगमों में शीर्ष पदों पर हैं। स्टारबक्स ने एक बयान में कहा कि लक्ष्मण नरसिम्हन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका संभाल ली है और वह कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होंगे। तो वहीं नरसिम्हन 23 मार्च को स्टारबक्स की वार्षिक शेयर धारक बैठक का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली के बजट 2023 से 24 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बजट आज पेश होना था, लेकिन गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद अब यह बजट 22 मार्च को पेश होने की संभावना है। मामले पर गृह मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली सरकार से विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगते हुए बजट को आज पेश होने से रोका गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज बजट की अनुमति न मिलने पर गृह मंत्रालय पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया था। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज श्रीनगर में कश्मीरी पत्रकार को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पत्रकार की पहचान फ्रीलांसर इरफान महराज के रूप में हुई है। महराज को दिल्ली से एनआईए की एक स्पेशल टीम ने श्रीनगर में गिरफ्तार किया था। इरफान श्रीनगर के महजूर नगर इलाके का रहने वाला है। एनआईए के अनुसार यह पत्रकार एनजीओ के नाम पर आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा करता था। एनआईए ने बताया कि कुछ एनजीओ हेल्थ, एजुकेशन जैसे लोगों की भलाई वाले कामों के नाम पर पब्लिकली पैसा इकट्ठा कर रही हैं। इनमें से कुछ एनजीओ के लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से भी संबंध है। यह एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी से इकट्ठा किए फंड को कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में अब सीएम योगी ने एक और कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत यूपी सरकार ने 500 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में शामिल करने का निर्णय लिया है। लखनऊ में 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर के स्टेडियम में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक मीट के शुभारंभ पर योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य के 10 वर्ष बाद पुलिस एथलेटिक मीट का आयोजन बड़ी उपलब्धि है और सशस्त्र सीमा बल जिस प्रकार सीमा पर अपने कार्य का बखूबी से निर्वहन कर रहा है वह सराहनीय है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और टोड़का के बीच जंगलों में आज सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में 12 बोर की राइफल बरामद हुई है। बीजापुर एसपी द्वारा यह जानकारी साझा की गई है। एसपी ने बताया कि जंगली पहाड़ी में सुरक्षा बलों को देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल मौके पर सुरक्षा बलों की सर्चिंग तेज कर दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद अमेरिकी और यूरोपीय बैंकों पर आए संकट के बीच विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में उठापटक का भारतीय बैंकों पर कोई असर नहीं होगा।
समाचार रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार विश्लेषकों की ओर से ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब पश्चिमी देशों के 3 बैंक डूब चुके हैं और एक बैंक को बचाने के लिए रेगुलेटर्स ने कड़े फैसले लिए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार विश्लेषकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में खराब लोन की संख्या में तेजी से कमी आई है और पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसी कारण वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था में हो रही उथल-पुथल का भारत पर असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। यह उपलब्धि पाने वाली वे भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। एमसीएफ रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। वहीं रानी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस स्टेडियम से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा की है। बता दें कि रानी ने इस वर्ष के शुरुआत में भारतीय टीम में वापसी की। इससे पहले उन्होंने 2021 से 22 में FIH प्रो लीग खेला था, जिसमें उन्होंने 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे किए थे। हालांकि टोक्यो ओलंपिक के बाद से चोट से जूझ रही रानी विश्व कप और राष्ट्रीय मंडल खेलों की टीम में नहीं थी। अब वह फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में वापसी कर रही हैं। रानी को 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिसु में समुद्र तल से 10,235 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। यह स्टेडियम सिसु हेलीपैड के पास बनेगा, जिसकी जानकारी लाहौल स्पीति विधानसभा से विधायक रवि ठाकुर ने दी और बताया कि अभी दुनिया में सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम होने का रिकॉर्ड हिमाचल के चायल क्रिकेट स्टेडियम के नाम है। इसे 1891 में पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 7500 फीट की ऊंचाई पर बनवाया था। लाहौल स्पीति के सिसु में स्टेडियम बनने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी और विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहलाएगा। साउथ के विवादित एक्टर चेतन कुमार एक बार फिर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में है। चेतन कुमार ने हिंदुत्व को लेकर बीते सोमवार एक ट्वीट किया था, जिसके बाद बजरंग दल के नेता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम पुलिस ने चेतन कुमार की ट्वीट के ऑनलाइन वायरल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चेतन कुमार ने ट्वीट किया था और कहा था कि हिंदुत्व झूठ पट्टिका है। इस ट्वीट को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया है। बजरंग दल ने इसका विरोध जताते हुए इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो लगातार कामयाबी हासिल करता जा रहा है। इसी कड़ी में इसरो ने इस महीने के अंत में यानी 26 मार्च को 36 OneWeb सैटेलाइट के दूसरे बैच को लॉन्च करेगा। इसे श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने OneWeb के साथ सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 1000 करोड़ का करार किया है। बता दें कि यह लॉन्चिंग अगर कामयाब होती है तो भारतीय एंटरप्राइज समर्थित ब्रिटेन स्थित कंपनी स्पेस में 600 से अधिक लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के कंसल्टेशन को पूरा कर देगी, जिससे दुनिया के हर कोने में हर जगह स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने की पेशकश करने की उसकी योजना में काफी मदद मिलेगी।